स्वागत है, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। और कहानी कुर्सी की में हम लोग चर्चा कर रहे हैं अपने मेहमानों के साथ। प्रधानमंत्री ने कल जो एक बड़ा स्टेटमेंट दिया लोकसभा में कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को 370 प्लस सीटें देश की जनता जीत करके देगी। तो इस 370 पर वो अपने गणित से पहुंचे होंगे, हम वो गणित समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए एक एक राज्य की बात करते हुए जा रहे हैं। 2019 में 303 सीटें बीजेपी ने जीती थी और इस बार प्रधानमंत्री कह रहे हैं एनडीए 400 पार और बीजेपी अपने दम पर 370 पार। बड़े राज्यों में हम लोग उससे पहले हमने बात की है जिन राज्यों में बीजेपी का स्कोर 100% है, जैसे गुजरात है, इसमें मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, इसके अलावा छोटे राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड है, हरियाणा है, दिल्ली है। झारखंड में क्या 1 से बढ़कर 14 हो सकती है, पंजाब में क्या 2 से बढ़कर 4 हो सकती है, उड़ीसा में हमारे मेहमानों को लगता है बीजेपी बहुत अच्छा करेगी तो वो दुगने तक भी जा सकती है। फिलहाल 8 हैं, अपनी परफॉर्मेंस को डबल भी कर सकती है, ये मुमकिन दिखाई दे रहा है। ये सब क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो लक्ष्य दिया 370 का, उसके लिए ऐसी ही परफॉर्मेंस बीजेपी को दिखानी पड़ेगी। क्या ये मुमकिन है, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। हमने एक बड़े राज्य पश्चिम बंगाल की बात ब्रेक से पहले की थी, जहां 42 में से 18 भाजपा के पास फिलहाल हैं। हमारे दो मेहमानों को लगता है कि वो 18 से बढ़कर 29-30 भी जा सकती है, यानी 10 सीटें, 8 से 10 सीटें जोड़ सकती है। राहुल जी को ऐसा मुमकिन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अभी भी आप देखें तो 260 सीटें डिस्कस करने के बाद भी हम 178 भारतीय जनता पार्टी पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। बाकी ये 200 सीटें वो किन राज्यों से आ सकती हैं, इस पर हम बड़े राज्य 80 वाला यूपी और 40 वाला बिहार, 100 सीटें तो यहीं हो गई, इनकी अब आगे बात करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक इंटरेस्टिंग रिएक्शन मैं आपको दिखाना चाहता हूं इस 370 के लक्ष्य पर। अधीर रंजन चौधरी ने जो कहा, अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा हम 370 सीटें जीतेंगे, तो हमें तो पहले ही लगता था कि ईवीएम में कोई झोल है, ईवीएम में कोई खेल है। प्रधानमंत्री ने हमारा शक कंफर्म कर दिया। सुनिए अधीर रंजन चौधरी को। सबसे बड़ा ये बात है कि चुनाव होने की पहले मोदी जी को कैसे पता लगता है कि 370 आ जाएगी, तो दिखाते हैं कि 370 धरा हटाई, इसका मतलब 370 उनको तोहफा मिलेगी। लेकिन इस तरीके की दावे के साथ कोई बात अगर कहे, इसके मतलब अंदर में कुछ छुपे हुए राज है, जो राज ईवीएम में भी छुपाए गए हैं। मुझे लगता है पहले तो हम सोचते थे कि हाँ या ना, लेकिन जिस दावे के साथ तो कहते हैं उसमें लगता है कि ईवीएम में मोदी जी की कोई हाथ चलेगी, मोदी जी की कोई। वो अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं ये 370 कह करके ईवीएम में गड़बड़ी की भूमिका मोदी जी ने बना दी है, और यहाँ सत्ता पक्ष ये कहता है कि ये सब कह के ये अभी से हार की भूमिका बना रहे हैं। देखिए, ये तो बात साफ है कि कांग्रेस के नेताओं को भी ये मालूम है कि इस बार बीजेपी जो है वो लोकसभा चुनावों में आने जा रही है, और उसके कारण भी स्पष्ट हमें दिखाई देते हैं। प्रधानमंत्री आपकी बहुत से लोगों से बात होती है, विपक्ष के लोगों से भी होती होगी, बिल्कुल ये बिल्कुल देखिए, ये बात तो साफ ही है, विपक्ष के लोग भी मानते हैं। आप खुद सोचिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय अखबार हैं जो कि हमेशा से ये दिखे कि वो बीजेपी विरोधी तरह के आर्टिकल लिखते हैं, वो भी आज क्या लिख रहे हैं, वो यही लिखते हैं ना कि बीजेपी जो है इसमें जीत दर्ज करने वाली है। लेकिन उसके बाद वो चाहे जो भी उनके अगेंस्ट लिखें, लेकिन कहते ये हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस बार जीत जाएंगे, यही लिखते हैं। तो एक सेंस जो है वो तो विपक्ष के पास भी है, वो बाकी लोगों के पास भी है कि देखिए 272 का आंकड़ा तो होने ही वाला है, उससे आगे की गिनती करनी चाहिए। अब आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, मैं आता हूं सर, उस पर भी एक स्टेटमेंट सुनाऊंगा। मतलब ईवीएम वाली बात आपको ये देखिए, अच्छा एक चीज बताइए, ममता बनर्जी के एक प्रदेश में जहां उनकी सरकार है, चुनावों में वहीं के लोग जो हैं उनको ड्यूटी पे लगाया जाता है, ईवीएम में गड़बड़ होगी तो क्या होगा। ममता बनर्जी जिस तरह की राजनीति के लिए जानी जाती हैं, वहाँ तो तोड़फोड़ हो जाएगी सब कुछ। तो फिर मेरा ये कहना है, कांग्रेस का ईवीएम की बात करना मजबूरी है, मजबूरी है, उससे ज़्यादा कुछ और नहीं। अब यूपी की बात हम लोग आइए अब करते हैं। उत्तर प्रदेश में भी अब भारतीय जनता पार्टी को अपना ग्राफ पहले ही बहुत ऊपर है, उसको और ऊपर ले जाना पड़ेगा। 2014 में 73 सीटें एनडीए को मिली थी, 2 सीटें उस वक्त भी अपना दल के पास थी, 71 भाजपा के पास थी। 80 में से 71 2014 में, इसमें 9 सीटें घट गई 2019 में, जब अखिलेश यादव और मायावती एक साथ चुनाव लड़े। 64 अलायंस को थी और इसमें से 62 भारतीय जनता पार्टी के पास थी। अगर इस 370 के लक्ष्य को छूना है बीजेपी को देश में, तो यूपी जैसे बड़े राज्य में क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर अपने 2014 के परफॉर्मेंस के पास पहुंच सकती है? क्या वो 10 सीटें इस बार 2019 से ज़्यादा जीत सकती है, 72 को छू सकती है? मैं इस पर आपको हमारे मेहमान क्या कहते हैं वो उनसे बात करूं। आपको ओपी राजभर की बात सुनाता हूं। ओम प्रकाश राजभर अपने ही लहजे में कैसे बता रहे हैं कि ये मुमकिन कैसे है।
समाजवादी पार्टी आरएलडी के बीच में नहीं बन रही है, ऐसी चर्चा है, क्या एनडीए में शामिल होंगे वो? देखिए, मैं पहले कह चुका हूं कि जो विपक्षी एकता उसके लिए 2 लाइन का हमने चौपाई बनाई है। विपक्षियों ने ठाना है माननीय नरेंद्र मोदी जी को 24 में प्रधानमंत्री बनाना है। कुछ लोग सट के करेंगे, कुछ लोग हट के करेंगे। ये बहुत पहले से मैं बता रहा हूँ, जब से गठबंधन हुआ है। आप देखें, एक सज्जन तो सट गए और यूपी में एक सज्जन छटपटा रहे हैं कि जल्दी हम अलग हो जाएं ताकि हम हट के मदद करें समाजवादी पार्टी। तो ये विपक्ष के लोग खुद चाहते हैं, हटने और सटने की बात किसके लिए कह रहे हैं, आइए हम लोग बात करते हैं। हर्षवर्धन जी, पहले तो मेरा सवाल आपसे ये है, 62 की 72 मुमकिन है क्या उत्तर प्रदेश में? देखिए, मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी टैली जिन राज्यों में बढ़ सकती है उसमें उत्तर प्रदेश से बड़ा राज्य होने के नाते नहीं है। ये एक राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी लगभग उस लक्ष्य को प्राप्त कर चुकी है। आप जब उड़ीसा की बात करते हैं, बंगाल की बात करते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं, दूसरे राज्यों, तो वहां आपको बताना है कि ये हो सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या है, वो हुआ है, उसको सिर्फ आगे बढ़ाना है। 2014 में 71+2, और मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 72+8 के मॉडल पर उत्तर प्रदेश में काम कर रही, यानी 72 सीट्स वो जीते। 8 सीटों में जैसे 2 अपना दल को दिया, मुझे लगता है करीब करीब 2 सीटें राजभर जी को भी जाएंगी, और उसके अलावा जो बची हुई 4 सीटें हैं वो जयंत चौधरी और इस तरह के लोगों के लिए उन्होंने छोड़ रखी। मेरा ये मानना है कि लगभग सारी सीटें, यानी अगर हम पूरी गणित के लिहाज से कहें तो 64 में 16 सीटें बढ़ती हैं, जो 10 बसपा, 5 समाजवादी पार्टी और 1 कांग्रेस की थी, तो 10 से 16 सीटें भारतीय जनता पार्टी यहां बढ़ा सकती है। जाहिर है अपने सहयोगियों के साथ, उसमें उसका हिस्सा 10 से 12% सीटें प्लस का हो सकता है। मैंने तो आपसे कहा था 62 की 72 हो सकती है क्या? तो आपके गणित में तो निश्चित तौर पर 72 या 74 हो सकती हैं, क्योंकि अगर वो 6 सीटों पर लड़ाएगी तो 74 सीटों पर उसकी दावेदारी एकदम पूरी तरह से बहुत मजबूत दिखती है। 3-4 सीटें जयंत चौधरी के लिए, 3-4 सीटें नहीं, मैंने कहा कि 2-2-4 सीटें, यानी अपना दल और राजभर जी के लिए 4 सीटें फिक्स हैं। जयंत चौधरी और उनके जैसे कुछ और लोगों के लिए हो सकता है कि 1-1 सीटें कुछ और लोगों के लिए भी भारतीय जनता पार्टी जीते, क्योंकि उसको लगता है कि इस बार 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश की जीतनी है, उसके लिए उस रणनीति पर वो काम कर रहे हैं। नहीं, जयंत चौधरी आपको फिलहाल आप अलग ही मान रहे हैं ना? नहीं, मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल जयंत चौधरी 2 सीटों के साथ इधर आ सकते हैं। अगर राज्यसभा में उनकी गुंजाइश नहीं बनी, जो अभी 10 सीटों का होना है, जो 3 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती हैं, तो निश्चित तौर पर जयंत चौधरी का रुख आखिर में इधर ही आएगा, क्योंकि उधर उनको पता है 7 लड़के भी कितनी जीत पाएंगे, यहां अगर 2 मिलेगी तो दोनों के जीतने की गारंटी पक्की होगी। मैं यही कहने जा रहा था, अखिलेश यादव तो अपना अलायंस डिक्लेयर कर चुके हैं, उनके साथ तस्वीर भी जारी कर चुके हैं जयंत चौधरी के साथ। 7 सीटें उन्होंने छोड़ी हैं। आप कह रहे हैं भाजपा के साथ अगर 2 भी मिलेंगी तो खुशी खुशी आएंगे, क्योंकि वो जिसको कहते हैं ना श्योर शॉट है, वो निशाना पक्का लगने वाला है, 100% सफलता की गारंटी है। उधर सफलता की गारंटी नहीं, क्योंकि अखिलेश जी, और मुझे तो याद है, मैं तो बहुत ध्यान से वो सुन रहा था, जब इंडिया टीवी की कॉन्क्लेव में आपने पूछा तो अखिलेश जी ने कहा कांग्रेस को लेकर कि भाई ये लोग गठजोड़ कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी 50%, और उन्होंने कहा कि 60-62% तक वोट हासिल कर रही है, यहां ये लोग ये काम नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है वो सच्चाई खुद अखिलेश जी को भी बहुत अच्छे से पता है, तो जयंत जी को नहीं पता होगी, हम कैसे मान लें। आज ही मैंने पढ़ा कि जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर की सीट को लेकर थोड़े नाराज हैं समाजवादी पार्टी से। पिछली बार आरएलडी का कैंडिडेट वहां आ रहा था, बड़े कम मार्जिन से आ रहा था बीजेपी से, लेकिन ये सीट इस बार सपा अपने पास रखना चाहती है। देखिए, 2014 के चुनाव में 3 सीटें आरएलडी को दी गई थी, एक बागपत दी गई थी, एक मथुरा दी गई थी और एक मुजफ्फरनगर दी गई थी। तीनों सीटें आरएलडी हार गई थी। इस बार अखिलेश यादव ने कहा तो है कि 60 सीटें दिए, लेकिन वो 7 सीटें कौन से आधिकारिक रूप से अभी अखिलेश यादव ने घोषणा नहीं करी है। जैसे कांग्रेस को 11 सीटें दिए, लेकिन 11 सीटें कौन सी है उसकी घोषणा नहीं की है। मुझे लग रहा है इस बार आरएलडी चाह रही होगी कि उसको 3 से ज़्यादा 5 सीटें मिले। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी एक बेहतर प्रदर्शन करने वाली है। 2014 में 14 की 14 पश्चिम उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी जीती थी। 2019 में 7 सीटें उत्तर प्रदेश में हार गई थी। इस बार मुझे लग रहा है कि जो जाटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को 2019 में हुआ था, वह जाट भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर वापस आ रहे हैं, और इस बार भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 14 सीटें जीतेगी, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी इस बार 8 से 10 सीटें अपनी जो टैली बढ़ाना चाहती है, उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक बड़ी भूमिका निभाएगा, जहां पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 7 सीटें हारी थी। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो 10 सीटें बढ़ाने की गुंजाइश है, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक बड़ी भूमिका निभाएगा, और भारतीय जनता पार्टी इस बार
75 सीटें जीतने की स्थिति के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर। तो 10 तो बहुत मुमकिन है, अगर आप 75 बिल्कुल। 10 तो बहुत मुमकिन है। राहुल जी, देखिए, मुझे लगता है बीजेपी बहुत पहले से इस पे काम कर रही है और लगभग 74 सीटें ऐसी हैं जिस पे बीजेपी लगभग ये भी तय कर चुकी है कि किनको खड़ा करना है और किन लोगों को अपने साथियों को देना है। 6 सीटें ऐसी है जिसको लेकर बात ये हो रही है कि वो प्रधानमंत्री को छोड़ा गया, जिसमें मथुरा की सीट है, जिसमें बरेली की सीट है, जिसमें सुल्तानपुर की सीट है, जिसमें पीलीभीत की सीट है और गाज़ियाबाद की सीट है। इस तरह की सीटें हैं, कानपुर की भी सीट उसमें मानी जा रही है। ये सीटें ऐसी हैं जिस पर उनको लगता है कि बीजेपी के, क्योंकि ये भी बात सामने आई है कि बीजेपी जो है वो लगभग 40% अपने जो सांसद हैं वहाँ पे बदलने जा रही है। तो ऐसे में ये साफ है कि इन सीटों को लेकर बीजेपी को लगता है कि वहाँ पे उनको हो सकता है दिक्कत हो, क्योंकि जैसे हेमा मालिनी 74 साल की हो गई, इस तरह से अलग अलग जो बात हो रही है। तो इस सीटों को लेकर अब प्रधानमंत्री फैसला करेंगे कि किन लोगों को 10 बढ़ाना मुमकिन है। लेकिन मुझे ये लगता है कि 10 और इसमें और भी बिल्कुल मुमकिन है। इस कारण से भी मुमकिन है कि पिछली बार समाजवादी पार्टी और बीएसपी एक साथ लड़े थे और वो ताकत जो है इस बार जो विपक्षी गठबंधन है उसमें बिल्कुल नहीं है। वैसे ही कांग्रेस का जनाधार वहाँ पे बहुत कम है। दूसरी ओर में अगर समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ लड़ते हैं तो ऐसे में कांग्रेस कोई ऐड ऑन नहीं करेगी। अच्छा, प्रधानमंत्री ने कल कहा कि इस बार विपक्ष चुनाव लड़ने का हौसला भी नहीं जुटा पा रहा है, तो बहुत से लोगों ने उनके उस बयान को सोनिया गांधी से जोड़ा। उनको कि शायद सोनिया, चर्चाएं चल रही हैं कि सोनिया गांधी चाहे लोकसभा ना लड़े, रायबरेली से राज्यसभा के जरिए वो लड़ना चाहें या फिर साउथ के किसी राज्य में चली जाए। उनको तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने खम्मम से लड़ने का ऑफर वो कहा है कि आप वहाँ से लड़िए। देखिए, ये तो सोनिया गांधी पे उन पे डिपेंड करेगा कि वो लड़ना चाहती हैं कि नहीं लड़ना चाहती, पर ये बात तो खबरें साफ है कि ये माना जाता है कि उनकी सेहत बहुत अच्छी नहीं है, तो हो सकता है ऐसा हो। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। अगर कांग्रेस जो है चुनाव लड़ेगी तो वो कोशिश करेगी कि उनके जो ज़्यादातर प्रोमिनेंट फेसेस हैं वो इस चुनाव मैदान में हो। अमेठी रायबरेली बरेली, आप अभी अगर आपको कहा जाए कि किस पर दाव लगाएंगे अगर आप लगाते तो? मुझे लगता है अमेठी तो पहले से ही डाइसी जो है वो हो चुका है। रायबरेली ज़रूर ऐसा है जिसपे जो है कांग्रेस जो है एक बड़ा कैंडिडेट, एक बड़ा फेस जो है वो खड़ा करेगी। अब वो सोनिया गांधी हो या उनसे जुड़े परिवार से कोई हो या बाकी हो, तो ये रहेगा। अमेठी में जो हुआ 19 में, वो रायबरेली में भी मुमकिन है क्या? फिर मैं दोनों बाकी जो 2 गांधी रह गए उनकी भी बात कर लूँगा, इधर वाले जी। नहीं, मुझे लगता है कि शायद ये आहट, ये आशंका जिसको कहते हैं ना कि मन में जो घबराहट होने लगी है वो कांग्रेस में होने लगी है। वो ठीक उसी तरह की चीज़ है जैसे वायनाड जाने का जब निर्णय लिया गया तो बाकायदा प्रस्ताव पारित कराया गया, उसको कोई वजह नहीं थी। अमेठी से आप लगातार जीत रहे थे चाहे जो स्थिति, और जरा अगर आप ध्यान से देखें तो 2014 में तो भारतीय जनता पार्टी जब 71 + 2 73 जीत चुकी थी, तब भी दोनों जो गांधी परिवार के बड़े दुर्ग थे वो दोनों सुरक्षित थे। उसके बावजूद राहुल गांधी के लिए प्रस्ताव पारित कराया जाता है, वो वायनाड लड़ने चले जाते हैं, तब तक तो कोई वो हारे नहीं थे। अब जिस तरह से सोनिया गांधी जी के अलग अलग जगह जाने की चर्चा आ रही है, जिस तरह से रेवंत रेड्डी कह रहे हैं कि आप हमारे यहाँ चले आइए, उससे यह आशंका बलवती होती है कि रायबरेली में मुश्किल है। और देखिए, रायबरेली से बमुश्किल करीब 100-125 किलोमीटर अयोध्या धाम जी पड़ते हैं, और मुझे नहीं लगता कि जब देश दुनिया भर में ये स्थिति है, हर दूसरे दिन वहाँ से अब करीब 12 जगहों पर सीधी फ्लाइट हो गई है। मतलब अयोध्या धाम से वहाँ से उड़ के 12 जगहों से सीधे आप उड़ के पहुँच सकते हैं। तो जब हजारों किलोमीटर की दूरी पर वो प्रभाव पड़ रहा है, जब वो कलकत्ता में पड़ता हुआ दिखता है, तो यहाँ पर 100-125 किलोमीटर की दूरी में जो अवध का ही इलाका है, जो राजा रामचंद्र का ही इलाका है, वहाँ नहीं पड़ेगा उसका प्रभाव। मैं तो नहीं मानता हूँ। आपसे मैंने जिक्र कर ही दिया तो बता दीजिए जरा, बीजेपी वाले जो 2 गांधी हैं उनका क्या होने जा रहा है इस बार? देखिए, मुझे लगता है कि शायद ये पूरी तरह से गांधी परिवार से जो निकल कर आए थे उनसे भी मुक्ति का वर्ष होगा 2024। हालांकि कुछ लोग हैं जो बीच में एक कड़ी हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में शामिल हैं। वो एक समय में उनके बहुत पक्षधर लोग थे, लेकिन स्थिति बनती दिख नहीं रही है क्योंकि कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा हो गया है। मेनका गांधी और बहुत अधिक, वरुण गांधी, मेनका गांधी और वरुण गांधी सुल्तानपुर और पीलीभीत। ठीक, अब यूपी में तो देखिए सीधा सीधा राम मंदिर का प्रभाव तो पूरे देश में हम महसूस कर रहे हैं, और यूपी में तो ज़बरदस्त उसका इफेक्ट देखने को हमको मिल ही रहा है। आज यूसीसी की भी थोड़ी बात हमको करनी चाहिए। उत्तराखंड की विधानसभा में यूसीसी पेश हो चुका है, जय श्री राम के नारे लग रहे थे विधानसभा के अंदर। समीर जी,
बिल्कुल, और मुझे लग रहा है कि अब उत्तराखंड में जब ये पास हो गया और लागू हो जाएगा तो मुझे लगता है अन्य राज्यों के अंदर भी ये लागू होना शुरू हो जाएगा और पूरे देश के अंदर लागू होने की मांग होगी। उत्तराखंड ये पहला राज्य बन गया जो स्वतंत्रता के बाद जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड पास किया। गोवा में लागू है, लेकिन वो आज़ादी के पहले से लागू था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका भी असर होगा ना, निश्चित रूप से होगा। इसका लोकसभा चुनाव में असर होगा। पूरे देश के अंदर ये मैसेज जाएगा कि जब उत्तराखंड जैसा छोटा राज्य ये लागू कर सकता है तो बाकी राज्यों में क्यों नहीं लागू हो सकता। और मुझे लग रहा है इसकी मांग होगी कि ये पूरे देश के अंदर लागू किया जाए। बीजेपी अब ये तो कहेगी ना हमारे जो कहते हैं वो करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो 3 कोर इशू थे, 370 राम मंदिर, तीनों हो गया। इसका देखा ये थोड़ा समझिए ना कि उत्तराखंड से जब हम इधर से आते हैं देहरादून की तरफ से तो सहारनपुर होते आते हैं। असली संकट इधर ही है। यही वो इलाका कहा जाता है जहां आप कहते हैं ना कि इमरान मसूद वाला इलाका, और जहां लगता है कि यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी जब जीती भी तो 30-40 हज़ार मतों से जीती, तो निश्चित तौर पर उसको लगेगा कि ये वाली जो 15-20 सीटें हैं इस पर उसका प्रभाव आता हुआ दिखे। तो चलिए, बिहार उत्तर प्रदेश में हम सब सारे हमारे मेहमानों का मानना है कि 10 सीटें बीजेपी बढ़ा ले, 2014 वाले नंबर पर पहुंच जाए, बहुत मुमकिन है, उससे ऊपर भी जा सकती है। मैं अब बिहार की बात आपसे करूंगा। आप कहेंगे बिहार में ऐसा क्या है, अब तो जेडीयू फिर इधर आ गई। देखिए समझिए, बिहार में जेडीयू के आने का एक नेगेटिव साइड इफेक्ट बीजेपी के लिए ये है कि वो जेडीयू के उधर रहते ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती। अब लगभग ऐसा निश्चित ही मानिए कि 2014 वाला फॉर्मूला रहेगा या उससे 2-1 सीटें ज्यादा बीजेपी लड़ लेगी। और वैसे भी वहाँ पे जो पासवान जी की पार्टी है वो बढ़ चुकी है, उसमें किस तरह से डिवीजन होगा वो मांग रहे हैं, पशुपति पारस कहेंगे हमको अलग से चाहिए, उसमें डिवीजन का झगड़ा चल रहा है। तो एनडीए के लिए भी इतना आसान नहीं है वहाँ पे सीटों का बंटवारा जो है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ केवल हम, क्योंकि हम 370 बीजेपी की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी वहाँ 17 लड़ी थी, 17 की 17 जीती थी। वो तो मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। बीजेपी के लिए ये बहुत पॉजिटिव वो है, लेकिन नीतीश जी के लिए कितना पॉजिटिव होगा मैं कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग जो चीज़ें हैं, अलग अलग जो जातियाँ हैं, अलग अलग समीकरण हैं, उसको लेकर अगर, और दूसरा ये कि नीतीश जी के बारे में अब जो बात कि वो बार बार अपना पाला पलट लेते हैं, उसका कितना इफेक्ट होगा जनता पर, ये सारी चीज़ें भी इस चुनावों में फैक्टर आएंगी। देखिए, जो बिहार का चुनाव होता है बहुत ही जातिगत चुनाव होता है, आप माने या ना माने। एक फैक्टर ज़रूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बनी हुई है, जो अपने वोट तय हो गए हैं, जो उनके नाम पर वोट देते हैं, वो ज़रूर उनके साथ आएंगे। लेकिन क्या नीतीश जो है वो बीजेपी में कुछ ऐड करेंगे? अगर उनको आप 17 सीटें देते हैं तो वो क्या ऐड कुछ कर पाएंगे? देखिए, उनको फ़ायदा तो बीजेपी से होगा, लेकिन बीजेपी को हमेशा, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, बीजेपी जब भी जेडीयू के साथ आई है उसको वोटों का नुकसान हुआ है, उसको कभी फायदा नहीं। एक छोटा कमेंट बिहार पर, इसमें बस एक चीज है, जब तक नीतीश कुमार नहीं आए थे तो भारतीय जनता पार्टी वहां 30+10 के फॉर्मूले पर काम कर रही थी। 30 सीटों पर खुद लड़ना चाहती थी, 10 सीटें सहयोगियों को। अभी 20+20 के फॉर्मूले पर है। मेरा ये अनुमान है कि 19 वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। भारतीय जनता पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, नीतीश जी कम सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और उसके पीछे वजह ये, उपेंद्र कुशवाहा हैं, जीतन राम मांझी हैं, चिराग पासवान है, पशुपति पारस हैं, सबको एडजस्ट करना है। ये भी हमने ये माना था कि अगर 2019 वाला ही फॉर्मूला रहता है, दोबारा रिपीट होता है, 17 जेडीयू 17 भाजपा, तो भी भाजपा अगर बीजेपी को बढ़त होगी निश्चित तौर। आप कह रहे हैं कि अब ज्यादा लड़ेगी तो 2 सीटें 3 सीटें की गुंजाइश बिहार में भी बढ़ सकती है। चलिए ठीक है, हमारी कैलकुलेशन के लिए चलिए 17 ही मानिए, तो यहाँ हमने कोई बिहार में सीट बीजेपी की नहीं बढ़ाई है। बिहार के अंदर नीतीश कुमार अब बराबरी के सौदे में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अब बड़े भाई की भूमिका में रहेगी बिहार के अंदर। ठीक है, और ये तय है कि अब 17 मेरे समय आपके लिए महाराष्ट्र के लिए बचा रखा है। अच्छा, जो 17 सीटों का फॉर्मूला था, मुझे लगता है वो बिहार में अब लागू नहीं होगा। बिहार में भारतीय जनता पार्टी मिनिमम 20 सीटों पर इस बार चुनाव लड़ेगी, ये तय है। चलिए, अब मैं जरा, महाराष्ट्र की चर्चा नहीं हो पाई थी, हमने गिनती में तो जोड़ लिया था। 48 सीटों वाला देश का, यूपी के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य है लोकसभा का। क्या फॉर्मूला डिस्कस हो रहा है वहां पर फिलहाल? देखिए, मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो एकनाथ शिंदे और अजित पवार गुट कह दिया है कि लोकसभा चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी लड़ने जा रही है, आपको जो स्पेस दिया जाएगा वो विधानसभा चुनाव में दिया जाएगा, और आपको हमने विधानसभा चुनाव में साथ लिया है। वैसे भी अगर आप 2019 का आप चुनाव देखेंगे तो अजित पवार या शरद पवार की, अगर जिसे पार्टी कहते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसे 4 सीटें मिली थी। उसमें से एक सांसद अजित पवार के साथ आए, रायगढ़ से सुनील तटकरे, बाकी अभी 3 शरद पवार के साथ है। तो वैसे भी शरद पवार की पार्टी 4 सीटें जीती थी। भारतीय जनता पार्टी का वहाँ संगठन बहुत मजबूत है। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी इस बार वहाँ पर 30 सीटें लड़ने की स्थिति के अंदर है। और भारतीय जनता पार्टी, एक बैकग्राउंडर के तौर पर ये जानकारी होनी चाहिए, आप आगे बताएं। 48 में से बीजेपी ने 25 सीटें लड़ी 2019 में, 23 जीती। 23 सीटें उसने दी थी लड़ने के लिए शिवसेना। तो अब आप बात तो आप कह रहे हैं इस बार 25 नहीं, ज्यादा लड़ेगी वो।
निश्चित रूप से, क्योंकि एकनाथ शिंदे की इतनी ताकत नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी को मदद कर सके। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि एकनाथ शिंदे को सीट ज़्यादा देने के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का वोटर वोट नहीं करेगा और सीटें हारने की संभावना ज़्यादा रहेगी। और ये भी अजित पवार के साथ लागू होगा। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर सबसे ज़्यादा सीटों के अंदर लड़ेगी। 5-5 सीटें अजीत पवार और हाँ, दोनों को दे दी जाएगी। और उनको विधानसभा चुनाव में जो 3 महीने के बाद लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद विधानसभा चुनाव होंगे, उसमें इनको एडजस्ट किया फर्ज करें आपके असेसमेंट के हिसाब से मैं कह रहा हूं, अगर इस बार महाराष्ट्र के अंदर अगर 48 में से 38 सीट लड़ती है बीजेपी खुद अपने सिंबल पर और 10 सीटें छोड़ देती है बाकी सहयोगियों के लिए, 38 में से 33 मुमकिन है क्या? देखिए, अगर मेरा आकलन में आपको बताऊं तो अगर 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी किसी से भी गठबंधन नहीं करे, अपने दम पर लड़े, तो भारतीय जनता पार्टी वहां 40 सीटें जीतने की स्थिति में आज की तारीख पर। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता, भारतीय जनता पार्टी का संगठन, संघ का वहां पर काम, और जिस तरीका से वहां पे प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता राम जन्मभूमि के बाद और बड़ी है, भारतीय जनता पार्टी खुद जीतने की स्थिति में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी संगठन के साथ और गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी वहां पर इस बार 30 लोकसभा सीटें जीतने जा रही है। हमने 33 रखा था, आप कह रहे हैं 30 तक तो जाएगी। 30 देखिए, मैं इस बात में महाराष्ट्र में एक ही बात कहूँगा कि जिस तरह से वहाँ मराठा आरक्षण को लेकर जो फैसला किया गया, जो कहा गया कि सर्टिफिकेट इशू किए जाएंगे, उसको लेकर बीजेपी का सबसे मजबूत जो धड़ा था, जो उसको वोट करता था, ओबीसी, वो काफ़ी नाराज़गी उसमें दिखाई दे रही है। और ऐसे में अगर ये नाराज़गी बढ़ती है तो बीजेपी की वहाँ मुश्किलें बढ़ेंगी। साथ ही दूसरी ओर शिवसेना टूटी हुई है। अंदर ही अंदर बैलेंसिंग का काम चल रहा है वहाँ, तो उन्हीं के मंत्री जो हैं वो कह रहे हैं वो ओबीसी के साथ खड़े हो गए। हाँ, तो वहाँ पे जो है बेसिकली शिवसेना इस वक्त टूटी हुई है, एनसीपी इस वक्त टूटी हुई है। तो क्या एनसीपी और बीजेपी जो साथ चुनाव लड़ा करते थे, क्या वो स्ट्रेंथ उनको मिल पाएगी? ये बड़ी सोचने की बात है। इस पे तो आप सहमत होंगे ना, बीजेपी ज्यादा सीटें लड़ेगी इस बार 19 से? मेरे ख्याल से बीजेपी को लड़ना चाहिए, क्योंकि बीजेपी अगर वहाँ ज़्यादा सीटें लड़ेगी, क्योंकि मुझे जैसा कि समीर कह रहे थे कि कोई वहाँ पे एकनाथ शिंदे के जो पोर्शन है शिवसेना का, वो कोई ऐड नहीं करेगा बीजेपी में। बीजेपी अपने नाम अपने दम पर काफ़ी वहाँ पे। महाराष्ट्र में बीजेपी 23 की 33 मुमकिन है क्या? नहीं, मुझे भी लगता है कि 30 के आसपास सीटें रहेंगी। और एक चीज़ जरा कल के ही भाषण से मैं तो कहूँगा एक बार फिर से उसको अगर अवसर लगे तो दिखा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में सबसे बड़ा ओबीसी नेता कौन है, वो राहुल जी बार बार पूछते हैं। और चूंकि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये 3 राज्य हैं जहां ओबीसी कार्ड मैटर करता है, जहां पिछड़ी जाति, वैसे तो पूरे देश में है, लेकिन जो पिछड़ी जाति से जुड़े हुए लोग हैं और उनका अलग अलग है, वो सिर्फ यादव या कुर्मी भर नहीं है, उन सभी को लगता है कि हमारा नेता बैठा हुआ है देश के शीर्ष पद पर। वो उनको लगता है कि हमारे बीच से निकलकर एक घांची तेली समाज का एक व्यक्ति, पिछड़ी जाति का एक नेता, वो ऊपर बैठ गया है जो सारा देश चला रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो बार बार कहा जाता है क्या ओबीसी कुछ निकल जाएंगे क्या, और इस सब में ये भी जोड़िए डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बिहार का दौरा कर रहे हैं। वो देश की हर उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे जहां ओबीसी वोट मैटर करेगा।